Hello, dear listeners. Today we will discuss about the second part of basic of ECG, that is various normal values and heart rate determination. Uh, First and foremost is how the waves are being formed in ECG graph. We all know that that machine electrocardiography is basically a galvanometer with some additional facilities of amplification of the waveforms as well as recording of the waveform. As such, the galvanometer measures potential difference between 2 points to which they are connected, a negative pole and positive pole. करंट किस तरफ पास कर रहा है उस चीज को और हाउ मच वोल्टेज जो है करंट पास करता है that will be shown in the galvanometer. Likewise, when we place an electrode which is connected to the electrocardiograph, that machine of ECG, it will measure the voltage as well as direction of the that particular electric current. When current flows towards the positive pole of an electrode, जैसे हम लीड्स की बात करते हैं कि फर्स्ट लीड 1 है, द बाइपोलर लीड मेन लीड 1 है, इट्स पॉजिटिव पोल इज एट 0 डिग्री एंड इट्स नेगेटिव पोल इज एट 180 डिग्री. तो अगर पॉजिटिव पोल की तरफ वेव फॉर्म है कि जो हमने सर्कल की बात करी थी फर्स्ट, उसमें इस तरीके से फर्स्ट लीड दिखती है हमको, और अगर वेव फॉर्म आपका इसी तरफ है, अगर जो डिस्चार्जेस हैं वो इस तरफ इसी डायरेक्शन में हो रहे हैं, देन देयर विल बी एन अपवर्ड डिफ्लेक्शन इन द ईसीजी की ईसीजी में जो आपकी वेव फॉर्म ऊपर की साइड बनेगी. द मैक्सिमम पॉजिटिव डिफ्लेक्शन इज प्रोड्यूस्ड व्हेन डिपोलराइजेशन वेव गोज एग्जैक्टली इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव पोल. जैसे इसमें हमने दिखाया कि फर्स्ट लीड की डायरेक्शन ऐसे है और वेव फॉर्म भी ऐसे ही है, तो मैक्सिमम पॉजिटिव आपको फर्स्ट लीड में मिलेगा. अगर थोड़ा सा वेव फॉर्म थोड़ा टिल्टेड है तो आपको जो है सेकंड की डायरेक्शन, सेकंड वेव में जो है मोस्ट पॉजिटिव डिफ्लेक्शन मिलेगी, बट फर्स्ट की तरफ भी कुछ डायरेक्शन है तो फर्स्ट में भी पॉजिटिव डिफ्लेक्शन होगी. तो इस तरीके से जो है वेव्स बनती है कि करंट अगर वेव के पॉजिटिव दैट दैट पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड या पर्टिकुलर लीड के पॉजिटिव पोल की तरफ है, then there will be positive deflection, and if it goes away from the positive pole, or that current flows towards negative pole, then there will be negative deflection in that particular lead. And the amplitude of deflection, जो उसकी जो amplitude है, it depends upon relative strength of current और potential difference at a particular point, कि difference कितना है दो पॉइंट्स में. यूजुअली जो हमने बात करी थी कि 0 डिग्री और उसमें फर्स्ट लेक्चर में, तो जितना डिफरेंस ज़्यादा होगा उतना एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा, या फिर जितनी करंट की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी उतना जो है जो एम्पलीट्यूड है, जो लेंथ है, उतनी ज़्यादा होगी उसकी हाइट जो वेव फॉर्म की है. व्हेन द करंट फ्लो इज नॉट टुवर्ड्स आइदर पोल ऑफ गैल्वेनोमीटर एंड इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ईच पोल. जैसे कि फर्स्ट लीड मान रहे हैं हम और वेव फॉर्म है वो उसके परपेंडिकुलर जा रहा है, तो क्या होगा, देयर विल बी नो wave produced, or wave produced will have net amplitude 0. That means the positive and negative deflection will be of same amplitude, so net amplitude will be 0. So if waveform is perpendicular to the direction of that particular lead, then the graphical presentation in that particular lead will be equiphagic deflection. That means positive and negative deflection will be almost similar. If ECG tracing does not stick to the horizontal plane but increased sags and gets elevated, कि कई बार लगता है जैसे ECG कांप रही है, it indicate that it is due to lack of proper use of positions control facility available in machine. मशीन में जो पोजीशन की फैसिलिटी है वो इम्प्रॉपर है. दिस इज हाउ द वेवफॉर्म्स आर बीइंग फॉर्म्ड, कि अगर डायरेक्शन इस डायरेक्शन में आपकी वेवफॉर्म है तो यहाँ से देखने वाला है पॉजिटिव पोल की तरफ अगर इसके है तो यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव रिफ्लेक्शन है, और इस यहाँ पे इस लीड पे जो यहाँ पे लीड का पॉजिटिव पोल है तो उसमें नेगेटिव आएगा. जितना परपेंडिकुलर होता जाएगा, जैसे ये परपेंडिकुलरली देख रहा है, तो यहाँ पे पॉजिटिव एंड नेगेटिव डिफ्लेक्शंस आर ऑलमोस्ट सिमिलर.
तो इस तरीके से वेव फॉर्म को देख के हम आइडिया लगा सकते हैं कि मोस्ट प्रोबेबल जो एक्सिस है वो क्या है। वो एक्सिस की कैलकुलेशन में हम फिर से अगले लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे। देन द डिफ्लेक्शन, जो हमारी वेव्स बन रही है उसको डिफ्लेक्शन बोल रहे हैं। तो ईच इलेक्ट्रोग्राफिक डिफ्लेक्शन हैज बीन आर्बिट्रली असाइंड अ लेटर ऑफ द अल्फाबेट। जो डिफ्लेक्शंस हो रही हैं ग्राफ पेपर पे, उनको एक अल्फाबेट से हम जो है संबोधित करते हैं, उनको रिप्रेजेंट करते हैं। एंड सीक्वेंस से हम जो है पी से शुरू करते हैं, सिक्वेंसली टर्म करते हैं। जो फर्स्ट वेव आती है उसको पी वेव बोलते हैं, देन क्यू आर एस टी यू, इस तरीके से हम जो है लेटर्स यूज करते हैं। द एंटायर क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स इज व्यूड एज वन यूनिट, उसको एक यूनिट बोलते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर क्यू वेव नहीं है तो आर नहीं बोलेंगे। तो क्यू वेव मिसिंग है तो उस कॉम्प्लेक्स को एक सिंगल मान के जो हम क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स उसको मानते हैं, क्योंकि वो वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन को इन टोटल रिप्रेजेंट करता है। अगर क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स टोटली नेगेटिव है, देन इट इज टर्म्ड एज क्यू एस कॉम्प्लेक्स। और अगर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स में दो पॉजिटिव फॉर्म्स हैं, तो वहाँ पे टी में नहीं चले जाएंगे, वहाँ पे उसको आर एस आर पैटर्न बोलते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द कि एस कैपिटल होगा या पहला आर कैपिटल होगा या स्मॉल होगा, वो डिपेंड करता है कि आर और एस की जो एम्पलीट्यूड्स हैं उनमें कौन बड़ा है कौन छोटा है, उसकी टोटल एम्पलीट्यूड कितनी है। The interval between S wave and the beginning of T wave is called ST segment. Then, if a U wave follows a normal shape, T waves can be assumed to be normal. तो usually U wave बहुत rarely मिलती है, but अगर T waves normal है, normal shaped है, then U wave may be considered as physiological A wave, U wave. अगर T wave flattened है उसके बाद आ रही है, then U wave may be pathological. कौन सी वेव कैसे बनती है, सब जानते हैं कि पी वेव इज फॉर्म्ड बाय द डिपोलराइजेशन ऑफ अट्रिया। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो है, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड बाय द डिपोलराइजेशन ऑफ ventricles, in which the Q wave is first negative deflection after R before R waves. First negative deflection before R wave is Q wave, and first positive deflection after Q wave is R wave. First negative deflection after R wave is S wave. Then T wave is produced by ventricular repolarization, and U wave is usually absent, but if present, it indicates repolarization of Purkinje fibers. And the ST segment is the plateau phase between that S wave and initiation of T wave. इंटरवल्स की बात कर रहे हैं तो इंटरवल्स आर द डिस्टेंस बिटवीन वेव्स इज एक्सप्रेस्ड ऑन टाइम एक्सिस। जो टाइम एक्सिस है हमारे पास, इस तरीके से जो है टाइम चलता है, तो इसके बीच में दो वेव्स के बीच में जो डिस्टेंस है, उस पर्टिकुलर डिस्टेंस को हम इंटरवल बोलते हैं। तो पी आर इंटरवल एंड क्यू टी इंटरवल, दो मेन इंटरवल जो है ईसीजी में बात की जाती है। PR interval is measured from the onset of P wave, P wave की शुरुआत से, not from the end of the P wave, but from the starting of P wave till the beginning of QRS complex. It does not means कि Q wave है तो R तक लेंगे हम. It is up to the starting of the QRS complex. तो मिसनोमर बोल सकते हैं, या PQ ना होके इसको PR इंटरवल ही बोलते हैं। एंड यूजुअल लेंथ इज 120 to 200 मिलीसेकेंड। 40 मिलीसेकेंड में जो है एक स्मॉल स्क्वायर ईसीजी का पास होता है। तो इट इंडिकेट कि 3 to 5 स्मॉल स्क्वायर्स अगर है पीआर इंटरवल, देन इट इज नॉर्मल। इससे कम या ज़्यादा है तो इट इज एबनॉर्मल। देन कम्स QT इंटरवल, and it is measured from the onset of Q wave to the end of the T wave, कि Q wave जहाँ से शुरू हुई है वहाँ से लेके T wave जहाँ तक खत्म नहीं हो जाती है वहाँ तक जो है ये QT इंटरवल है। और QT इंटरवल वेरीज, ये इंडिकेट करता है टोटल ड्यूरेशन ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल, की पूरा वेंट्रिकुलर सिस्टोल इसमें
इस इंटरवल में होता है। एंड इट वेरीज विद हार्ट रेट, जितना हार्ट रेट फास्ट होता जाएगा उतना क्यूटी इंटरवल छोटा होता जाएगा। द प्रोलॉन्ग क्यूटी इंटरवल मोर देन 450 मिली सेकेंड, यूजली 430 मिली सेकेंड्स तक लेते हैं, या 39 390 प्लस माइनस 40 मिली सेकेंड्स को हम जो है क्यूटी इंटरवल को लेते हैं। प्रोलॉन्ग्ड क्यूटी इंटरवल में लीड टू टैकीकार्डिया, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। तो इंटरवल्स हो गए हमारे पास, डिस्टेंसेस ऑन टाइम एक्सिस, देन कम सेगमेंट्स। सेगमेंट्स क्या हैं? द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ एन ईसीजी डिफ्लेक्शन इज एक्सप्रेस्ड इन द रिलेशन टू अ बेस लाइन विच इज रेफर्ड टू एज आइसोइलेक्ट्रिक लाइन। ये जो भी डिफ्लेक्शन है वो एक पर्टिकुलर बेस लाइन पे है। अभी बेस लाइन है, इसके बाद कोई पॉजिटिव डिफ्लेक्शन है जैसे पी वेव है, नेगेटिव डिफ्लेक्शन है क्यू वेव है, तो ये बेस लाइन जो है that is known as isoelectric line. And there are two main segments on isoelectric line which are important clinically. It is PR segment. PR segment जो है, it is the portion of isoelectric line. This P wave और QRS complex के बीच में जो इतना कर पोस्चर है आइसोइलेक्ट्रिक लाइन का, it is known as PR segment. And it represent conduction delay in AB node, कि AB node पे जो थोड़ी देर जो है कंडक्शन डिले होता है उसको डिनोट करता है। देन अनदर सेगमेंट इज आफ्टर दैट एस वेव। एस वेव के बाद टी वेव के बीच में जो एक आइसोइलेक्ट्रिक लाइन आती है, दैट पर्टिकुलर सेगमेंट इज नोन एज एसटी सेगमेंट, एंड इट रिप्रेजेंट द प्लेटो फेज ऑफ वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन, की वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन में जब प्लेटो होता है उस फेज को इंडिकेट करता है एसटी सेगमेंट। तो यूजली जो है एसटी सेगमेंट डिप्रेशन या एसटी सेगमेंट एलिवेशन indicates some pathologies in the myocardium. नॉर्मल वैल्यूज कौन सी वेव कैसी होनी चाहिए, कब उसको नॉर्मल बोलेंगे कब एबनॉर्मल बोलेंगे, हालांकि एक एक वेव की हम आगे के लेक्चर्स में बात भी करेंगे, बट इनिशियल नॉलेज के लिए यूजली पी वेव हम अगर बात करते हैं तो V1 और लीड जो सेकंड है उसमें हम दैट पी वेव को देखते हैं। पी वेव यूजली स्लाइटली बाइफेजिक इन V1, जिसमें अपराइट पोस्चर ज़्यादा होगा और स्लाइट नेगेटिव जो है पी वेव हो सकती है, दैट इज़ अ नॉर्मल पी वेव। एंड नॉर्मली पी वेव जो है कभी नॉच्ड या बिल्कुल शार्प नहीं होती है। अगर इस तरीके की पी वेव मिल रही है देन इट इज पैथोलॉजिकल, अदरवाइज पी वेव इज अपराइट पी वेव इन सेकंड लीड इज नॉर्मल if it follows this particular criteria, that height is less than 2.5 mm and the length of the P wave is also less than 2.5 mm. कि ढाई जो छोटे स्क्वायर्स हैं उनसे ऊंची और उनसे लंबी ना हो, दैट इज नॉर्मल पी वेव। देन QRS कॉम्प्लेक्स की बात करें तो अ नॉर्मल QRS कॉम्प्लेक्स इज नैरो, हैज अ शार्प पीक एंड मेजर्स लेस देन 0.08 सेकेंड्स, दैट मीन्स 2 mm से जो बड़ा उसकी ब्रेड्थ जो उसकी नहीं होती हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे। जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस यहाँ से लेके यहाँ तक उसको छोटे दो स्क्वायर्स में आ जाना चाहिए। फिजियोलॉजिकल क्यू वेव्स किसको बोलते हैं? पैथोलॉजिकल, इसके बाहर पैथोलॉजिकल होगी तो फिजियोलॉजिकल क्यू वेव इज यूजली विड्थ में जो है एक छोटे स्क्वायर से भी छोटी होती है, विच इंडिकेट कि 40 मिली सेकेंड से छोटी होगी विड्थ में, एंड इट इज लेस देन 25% ऑफ आर वेव। आर वेव का जो एम्पलीट्यूड है उसके 1/4 से छोटी होनी चाहिए क्यू वेव, अगर इससे बड़ी है देन इट इज पैथोलॉजिकल। एंड इन लिम्ब लीड्स जो आर वेव है इट्स वोल्टेज इज नॉर्मली एटलीस्ट 5 mm, उससे कम आ रही है लिम्ब लीड्स में, इट इंडिकेट कि या तो पेशेंट बहुत ओबीज है या फिर कोई जो रिकॉर्डिंग हो रही है उसकी वोल्टेज अल्टर करी है, या फिर जैसे हाइपोथायराइडिज्म वगैरह में है जिसको लो वोल्टेज इसीलिए हम बोल सकते हैं। नॉर्मली आर वेव एम्पलीट्यूड डज नॉट एक्सीड 0.4 मिलीवोल्ट इन लीड V1। V1 में जो है एस वेव बड़ी होती है जबकि V6 में आर वेव बड़ी होती है। तो अगर आर वेव V1 में बड़ी है इट इंडिकेट कि राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी है, या RSR पैटर्न मिलता है उसमें राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक में जैसे होता है। तो V1 में आर वेव शुड बी स्मॉलर देन एस वेव, एंड
in V6 R wave should be taller than S wave. और कुछ वोल्टेज क्राइटेरिया भी हैं, बट वोल्टेज क्राइटेरिया ज़्यादा बड़ा फॉलो किया जा रहा है. देन टी वेव एंड यू वेव की बात करें तो टी वेव, नॉर्मल टी वेव इज टॉलर इन लीड B6 देन लीड B1. B1 में छोटी होती है, जबकि B6 में टी वेव यूजली टॉलर होती है. द एम्पलीट्यूड ऑफ द नॉर्मल टी वेव डज नॉट जनरली एक्सीड 5 mm. तो एक बड़े स्क्वायर से बड़ी नहीं होनी चाहिए टी वेव लिम लीड्स में, और जो प्रिकॉर्डियल लीड्स हैं उनमें यूजली टी वेव बड़ी होती हैं, तो 10 mm से बड़ी जो है उसमें नहीं. U wave usually is normally is upright, and it is normally much smaller than T wave which it follows. T wave के बाद होती है तो उससे कहीं छोटी होती है, and it does not have any pathological significance. अब इंटरवल्स की बात करते हैं, तो इंटरवल हमने पहले डिस्कस कर लिए हैं, PR इंटरवल और जो आगे QT इंटरवल आएगा. तो PR इंटरवल की पहले बात हो गई कि 3 से 5 स्मॉल स्क्वायर्स के बीच में PR इंटरवल रहता है. एंड यूजुअली इसकी इम्पोर्टेंस आती है जब प्रोलॉन्ग PR इंटरवल मिलता है. कार्डियक ब्लॉक्स, हार्ट ब्लॉक्स की बात करते हैं, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक्स, उनकी हम सेपरेट लेक्चर में बात करेंगे. बच्चों में PR इंटरवल यूजुअली थोड़ा सा छोटा रहता है, और ओल्डर एज में थोड़ा सा बड़ा होता है. जो मीन हम लेते हैं अप टू 0.2 सेकेंड, उसमें थोड़ा सा वेरिएशन एज के हिसाब से. QT इंटरवल बेसिकली जो है पहले भी बताया कि 0.39 प्लस माइनस 0.04 सेकेंड का रहता है. वो 3 चीज़ों पे वेरी करता है, एज, सेक्स एंड हार्ट रेट. एज के हिसाब से यंग लोगों में जो है शॉर्टर रहता है QR इंटरवल, और लॉन्गर रहता है. जैसे कि PR इंटरवल लॉन्गर रहता है, वैसे ही एल्डरली में QT इंटरवल भी लॉन्गर हो सकता है. फीमेल्स में थोड़ा सा जो है PR इंटरवल, दैट QT इंटरवल हम कम लेते हैं. जैसे जैसे हार्ट रेट फास्ट होता है, QT इंटरवल छोटा हो जाता है, और हार्ट रेट बढ़ने से QT इंटरवल कम हो जाता है. देन PR सेगमेंट, ST सेगमेंट की हमने पहले बात कर ली है, तो इसको रिपीट नहीं करते हैं. अब बात करते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ रेट, रिदम एंड एक्सिस. तो आज हम सिर्फ रेट की बात करेंगे. रिदम एंड एक्सिस के लिए हम जो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे. तो rate, rhythm and axis are the first things to be observed in an ECG, and they are easily calculated by applying some rules. तो usually कुछ rules हैं, कुछ formulas हैं, उसके हिसाब से हम इनको calculate कर सकते हैं. और इनकी calculation के लिए जो हम सबसे important क्या चीज़ है कि speed जो ECG पेपर पे लिखी है उसको हम ध्यान रखें, उसको observe कर लें. और इनकी इंटरप्रिटेशन चाहे वो रेट की है, चाहे वो मेनली रेट और रिदम की है, तो और एक्सिस की भी इट डिपेंड्स अपॉन एज, सेक्स, हाइट, वेट. जैसे एज के हिसाब से रेट बढ़ जाएगा बच्चों में, सेक्स के हिसाब से जो है बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आता, बट रेट में अल्टर और एक्सिस में अल्टर ड्यू टू स्मॉल हाइट ऑफ फीमेल्स. तो हाइट और वेट के हिसाब से भी एक्सिस में अंतर आ सकता है. तो आज हम सिर्फ हार्ट रेट कैलकुलेशन की बात करेंगे. तो हार्ट रेट इज बेसिकली द रेट या हार्ट बीट्स पर मिनट. एक मिनट में कितनी बार हार्ट बीट कर रहा है उसको हम हार्ट रेट बोलते हैं. और इलेक्ट्रोग्राफिक टर्म्स में बात करें तो नंबर्स ऑफ कार्डियक साइकिल्स दैट अकर ड्यूरिंग 60 सेकेंड इंटरवल इन अ कंटिन्यूस रिकॉर्डिंग ऑफ ECG कैन बी सेड एज हार्ट रेट. नॉर्मल हार्ट रेट आप जानते हैं 60 टू 100 है. 60 से लेस होता है तो ब्रेडिकार्डिया बोलते हैं, 100 से प्लस है एक एडल्ट में देन इट इज टैकीकार्डिया. दिस फिगर्स आर नॉट फॉर पीडियाट्रिक यूज, बट एडल्ट्स की बात अगर करें तो. द PP इंटरवल डिटरमाइंस द आर्टेरियल रेट, व्हाइल RR इंटरवल, दो R वेव्स के बीच में जो इंटरवल आएगा वो इंडिकेट करेगा वेंट्रिकुलर रेट. यूजली हार्ट रेट की बात करते हैं तो हम वेंट्रिकुलर रेट की ही बात करते हैं. और अगर कार्डियक रिदम रेगुलर है कि RR इंटरवल जो है इक्वल है, ऑलमोस्ट इक्वल है, कि 15 छोटे स्क्वायर्स हैं तो हर बार 15 छोटे स्क्वायर के बाद ही दूसरा R वेव आ रहा है. अगर इस तरीके का है तो रिदम रेगुलर है, तो उसमें हार्ट रेट
निकालना थोड़ा सा आसान होता है। एक ही आर इंटरवल हम काउंट करके उससे हम हार्ट रेट डिटरमाइन कर सकते हैं। बट अगर आर इंटरवल रेगुलर नहीं है, विच इंडिकेट कि रिदम जो है रेगुलर नहीं है, इरेगुलर हार्ट रेट है, कभी फास्ट हो जा रही है, कभी स्लो हो जा रही है, वहां पे हमको कम से कम 5 जो आर इंटरवल लेके उसका मीन निकाल के तब हम हार्ट रेट उसमें कैलकुलेट करते हैं। तो हार्ट रेट कैलकुलेशन के 2-3 मेथड्स हैं। एक मेथड तो मेन तो यही है कि हमको ये ध्यान रखना है कि एक सेकंड में या 1 मिनट में हम कितना जो ईसीजी पेपर मशीन से बाहर आएगा, कितनी ट्रेवलिंग होगी, कितने स्क्वेयर्स आए। तो 25 स्मॉल स्क्वेयर्स जो है पर सेकंड निकलते हैं, मतलब 5 बिग स्क्वेयर्स पर सेकंड आते हैं। तो टोटल अगर करेंगे तो 60 सेकंड्स में कितने आएंगे। 60 सेकंड्स का 1 मिनट होता है, तो 60 इंटू 5 आपके जो है बिग स्क्वेयर्स आएंगे। 300 बिग स्क्वेयर्स या 1500 स्मॉल स्क्वेयर्स जो है 1 मिनट में निकलेंगे। तो 1500 स्मॉल स्क्वेयर्स में जितने आरबीएफ्स आएंगे उनको अगर हम काउंट कर लें तो वो हमारे पास हार्ट रेट आएगी। बट ऐसा होता नहीं है, इकट्ठे इतने स्क्वेयर जो आपके पास इसी पेपर में नहीं होंगे। तो उसके लिए हम जो 2 आर के बीच का इंटरवल निकाल लेते हैं। उस इंटरवल से हम जो 1500 को डिवाइड करके हार्ट रेट निकाल लेते हैं। जैसे इसमें फर्स्ट एग्जांपल में दिया है कि यूजली जो है हम अगर 6 सेकंड्स में काउंट कर लें, 6 सेकंड्स में कितने 30 बिग स्क्वेयर्स आएंगे। 30 बिग स्क्वेयर्स अगर हमारे पास रिदम स्ट्रिप है और 30 बिग स्क्वेयर्स उसमें है, 30 बिग स्क्वेयर्स में जितने आर आर दैट आर वेव्स आएंगी उस हिसाब से उसको मल्टीप्लाई करेंगे। मान लीजिए कि जैसे वो बोल रहा है कि 6 सेकेंड इंटरवल में हमारे पास 8 आर 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 वेव्स आ, तो उसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 सेकंड में जितना आएगा उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 सेकंड में हमारे पास हार्ट रेट निकल आएगी। तो अगर यहाँ बताया कि 8 थे उसमें, 8 कॉम्प्लेक्सेस थे 6 सेकंड में, तो देर आर 8 QRS कॉम्प्लेक्सेस इन 6 सेकंड इंटरवल। तो उसके 10 गुना हमारे पास हार्ट रेट आ जाएगा, क्योंकि उसके 10 गुना 1 मिनट सेकंड्स होते हैं। 6 इंटू 10 60 सेकंड। एक तो मेथड ये है, बट जो मोस्ट ऑफन यूज्ड मेथड है वो है that calculation of small that RR interval in terms of small squares। तो ये RR इंटरवल है, 2 आर वेव्स के पीक्स के बीच में जितना इंटरवल है उसको हम स्मॉल स्क्वायर काउंट कर लेंगे। उनके बीच में कितने स्मॉल स्क्वायर आ रहे हैं उनको हम जो है 1500 को उनसे डिवाइड कर लेंगे। मान लीजिए कि हमारे पास तो उसमें जो है आ गए 15 स्मॉल स्क्वायर्स हैं, तो 1500 डिवाइडेड बाय 15, तो आ जाएगा हमारे पास 100 पल्स रेट की, दैट हार्ट रेट विल बी 100। तो इस तरीके से हम जो है कैलकुलेट उसको करते हैं। और 1500 कहाँ से आया कि जितने उसने ईसीजी पेपर ने ट्रेवल करे 1 मिनट में स्मॉल स्क्वेयर्स। इस तरीके से अगर 20 आर इंटरवल कम्स आउट टू बी 20 स्मॉल स्क्वेयर, दैट इज 20 mm, 1500 डिवाइडेड बाय 20 इक्वल टू 75 बीट्स। तो इस तरीके से हम जो है हार्ट रेट निकाल लेते हैं इसमें। या जैसे 12 दिखाया है तो 12, अगर 12 भी जितने कम होते जाएंगे आर इंटरवल जितना कम होगा हार्ट रेट उतनी बढ़ेगी, आर इंटरवल ज्यादा होगा हार्ट रेट कम हो जाएगी। सिंपल ट्रिक है तो हम रेंज में भी याद कर सकते हैं कि 10 to 15 के बीच में आर इंटरवल है तो हार्ट रेट विल बी इन बिटवीन 100 to 150। 15 से 20 के बीच में अगर आर इंटरवल है तो हार्ट रेट विल बी 75 to 100। और अगर 20 to 25 है तो हार्ट रेट 60 to 75। और हर एक वैल्यू पे हम याद भी रख सकते हैं या कैलकुलेशन में टाइम नहीं लगता है। तो इस तरीके से हम हार्ट रेट कैलकुलेट करते हैं। तो रिदम वाली स्ट्रिप है, मतलब रेगुलर रिदम है, आर दो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के बीच में जो इंटरवल है वो बराबर है। जितनी बार भी हम क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स देखें तो उन सब में आर आर इंटरवल इज रेगुलर। देन कैलकुलेट सिंगल आर आर इंटरवल की इसके बीच में कितने स्मॉल स्क्वायर्स आ रहे हैं, एंड देन we divided 1500 divide by these number of these small squares या mm। अगर 18 है तो डिवाइड बाई 18, और उसके हिसाब से हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि कितने हमारे पास हार्ट रेट आएगी। तो दिस इज हाउ
we calculate heart rate निकालना पहला thing है ECG में. Then in next videos we will discuss about rhythm and axis calculation next lecture में. This is all about today's video about normal values, the formation of waveforms, QRS और ये सारी waves कैसे बनती हैं, and then उनकी normal values and calculation of heart rate. Thank you.